Hello friends, welcome to JRF NET and PhD. As we discussed in the last class, analytical school and historical school. तो आज की वीडियो में हम बचे हुए स्कूल्स की बात करेंगे। तो बचे हुए स्कूल्स क्या है? हमारा नेचुरल स्कूल बच गया है, हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल बच गया है और हमारा रियलिस्टिक स्कूल बच गया है। उसके साथ ही हम लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि जो जनवरी 2025 का पेपर आया था और जो जून 2025 का पेपर आया था उसमें जूरिस के क्या क्वेश्चन थे, तो हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्वेश्चंस भी। आप नीचे कमेंट कर देना जिस जिसको वो चाहिए, तो हमें उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल की। जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेड स्कूल माना जाता है। ये हमेशा बात करता है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन लॉ और सोसाइटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में हमारा बात करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो द आइडिया ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। लॉ इज अ सोशल फिनोमिना एंड लॉ हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन टू द सोसाइटी। मतलब लॉ का रिलेशन सोसाइटी के साथ है ही, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये फोकस करता है बैलेंसिंग द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल। देखो, जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारा एनालिटिकल स्कूल होता है वो कमांड ऑफ सोवरेन की बात करता है, और अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नेचुरल स्कूल है वो बात करता है हमारा लॉ एज मोरालिटी की बात करता है नेचुरल स्कूल। वहीं जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी की बात करता है। ये बोलता है जो लॉ है वो एक सोशल इंस्टीट्यूट है जिसका मतलब है सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए इसको सोशियोलॉजिकल स्कूल बोला जाता है। और सबसे मेन इसका बिलीव है लॉ एग्जिस्ट फॉर द पीपल नॉट अबव द पीपल। मतलब लॉ एग्जिस्ट ही सिर्फ पीपल में करता है, पीपल के लिए करता है। मतलब लॉ और सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। हम बात करते हैं इसके थिंकर्स की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका फाउंडर कौन था। सोशियोलॉजिकल स्कूल के फाउंडर है एयरलिश। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं हम रॉस्को पाउंड की। देखो, जो रॉस्को पाउंड है उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर कौन है? एयरलिश। लेकिन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर कौन है? रॉस्को पाउंड। और इनकी बुक है जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। तो बुक्स के नाम तो याद ही रखना है। जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने ऑस्टिन की बुक का, फिर उसके बाद हमने हार्ट की, एचएल हार्ट की बुक का डिस्कस किया था, ऐसे ही रॉस्को पाउंड की बुक का नाम है जूरिस्प्रूडेंस। और इनका व्यू है, his view is that law should be studied in its actual working, not as it stand in the book। मतलब प्रैक्टिकली लॉ क्या है वो हमें पढ़ना चाहिए, ना कि वो जैसा बुकों में लिखा है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया इन्होंने। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और मे बी आप लोगों ने लॉ के टाइम पे पढ़ा ही होगा, एलएलबी के टाइम पे, सोशल इंजीनियरिंग एंड फंक्शनल इंजीनियरिंग। तो इसमें फेमस जो है वो सोशल इंजीनियरिंग है। और इस पर क्वेश्चन भी आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में कि थ्योरीज मैच करनी है जूरिस्ट के साथ। तो रॉस्को पाउंड की थ्योरी ज्यादातर आती है सोशल इंजीनियरिंग। तो देखो, इस थ्योरी में इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है, सोशल, यहाँ पे सोसाइटी की बात हुई है। और इंजीनियरिंग में इन्होंने बोला कि जो इंजीनियर है इस सोसाइटी के वो हमारे जजेस और लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स जो है वो इंजीनियर है, और इनकी जॉब क्या है? इनकी जॉब है इज टू बैलेंस ऑल इंटरेस्ट एंड कीप द मशीन रनिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब सारे इंटरेस्ट के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। तो मशीन, इन्होंने बोला सोसाइटी को कि जो मशीन है वो रन कर सके विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे इंजीनियर्स है जज एंड लॉ मेकर्स, और इनकी जॉब है बैलेंस बनाने की, ताकि जो हमारी मशीन है, मशीन कौन है? सोसाइटी,
वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रन कर सके। बस सिंपल सा ये है। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है, जो इंजीनियर है वो हमारे हैं जजेस और लॉ मेकर्स, और जो मशीन इन्होंने बोला है वो बोला हमारी सोसाइटी को। और इस सोसाइटी में हमारे पार्ट हो जाएंगे, मतलब सोसाइटी इंक्लूड करती है पीपल, ग्रुप्स और स्टेट को। आई होप ये क्लियर होगा। और देखो, जो इनकी फंक्शनल इंजीनियरिंग की थ्योरी है सोशल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। तो जो इनकी फंक्शनल इंजीनियरिंग की थ्योरी है वो रिलेटेड है सोशल इंजीनियरिंग से। तो फंक्शन इंजीनियरिंग में इनका कहना था कि जो लॉ है वो फंक्शन करना चाहिए एज अ प्रैक्टिकल टूल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। मतलब लॉ एज अ प्रैक्टिकल टूल फंक्शन करना चाहिए ताकि सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो। और वही उन्होंने फिर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट की बात की। फिर देखो, हमने अभी तक पढ़ा है और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे और सेपरेट वीडियो में भी करेंगे, जब हम राइट्स एंड ड्यूटी वाली वीडियो करेंगे, कि जो रूरल कोरिलेटिव्स हैं वो हमारे होफील्ड ने दिया है। लेकिन देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको पोस्टुलेट दे सकते हैं। तो ये हमारे रॉस्को पाउंड ने दिए थे जूरल पोस्टुलेट्स। तो इन्होंने इसमें 5 दिए थे। फर्स्ट, सिक्योरिटी, इंजॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉज हार्म और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये टॉट से मिलते जुलते से लग रहे हैं ना। तो ये रॉस्को पाउंड ने दिया था। तो कंफ्यूज मत होना कि कोरिलेटिव्स भी हो सकता है, कोरिलेटिव्स भी इन्होंने दिए हो या पोस्टुलेट हो सकता है फील्ड ने दियो, तो ऐसा नहीं था। और इसके साथ में आप याद कर सकते हो कि इन्होंने 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट भी दिए थे रॉस्को पाउंड ने। तो रॉस्को पाउंड के 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट थे। पहला हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट, सेकंड है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट, और थर्ड है हमारा सोशल इंटरेस्ट। तो ये तीनों इंटरेस्ट हमारे रॉस्को पाउंड ने दिए थे। फिर हमारा आता है एयरलिश। अभी हमने पढ़ा था इस स्कूल को डिस्कस करने से पहले कि एयरलिश जो है वो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल है। तो देखो, इनका टाइम पीरियड जो है वो 1862 से 1922 तक का है, और इन्होंने लिविंग लॉ थ्योरी दी है। तो इनकी थ्योरी भी याद रखनी है। रॉस्को पाउंड की क्या है हमारी सोशल इंजीनियरिंग, और एयरलिश की क्या है लिविंग लॉ। और इन्होंने बोला जो सोर्स ऑफ लॉ है वो सोसाइटी है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है हमारा सोसाइटी और लॉ के बीच की ही बात करता है कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, सोर्स ऑफ लॉ सोसाइटी ही है हमारा। तो देखो, जो एयरलिस्ट थे उनका ये मानना था, उनका ये बिलीफ था कि जो रियल लॉ है, जो हमारा रियल लॉ है वो सिर्फ स्टैट्यूट्स या कोर्ट डिसीजन में नहीं है, बल्कि जो लॉ है वो एक्चुअली लिव्स इन द सोसाइटी है, वो सोसाइटी में ही रहता है। इसीलिए इनकी ये थ्योरी थी लिविंग लॉ। लिव्स इन द सोसाइटी का क्या मतलब हो गया कि कस्टम, प्रैक्टिसेस, डे टू डे डीलिंग्स, वो लॉ है, वो रियल लॉ है, ना कि स्टैट्यूट्स और कोर्ट। जो इनका लिविंग लॉ था उसका मतलब था सोशल लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो सप्ताहपति है हिंदू मैरिज एक्ट में वो हमारा कस्टम है। तो इन्होंने बोला कि कस्टम ही हमारा लिविंग लॉ है। सोसाइटी के बीच में जो लॉ है वो हमारा रियल लॉ है। इनका ये था सिंपल सा पॉइंट। यार देखो, देखने के लिए तो अब डाउरी जो है हमारा वो प्रोहिबिटेड है लॉज में, लेकिन कल्चर में तो चल ही रही है ना। गलत चीज होके भी डाउरी चल रही है हमारे कल्चर में। तो इनका सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि ये बोलते हैं जो रियल लॉ है वो सोसाइटी है, वो सिर्फ स्टैट्यूट और कोर्ट डिसीजन नहीं होता है, वो बल्कि वो कस्टम है, हमारी प्रैक्टिसेस है, हमारी डे टू डे डीलिंग है, सोशल रूल्स क्या है हमारी सोसाइटी के जो हम डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, वो रियल लॉ है। देखो, एयरलिस्ट के बाद हमारे जो प्रोमिनेंट जूरिस्ट आते हैं वो है ड्यूगुइट। 1859 टू 1928 इनका टाइम पीरियड है। और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सोशल सॉलिडेरिटी। ठीक है, ये एक फ्रेंच जूरिस्ट है और इन्होंने ऑस्ट्रियन के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया। तो ऑस्ट्रियन ने क्या बोला था, सबसे पहले तो मैं ये याद होना चाहिए, ऑन टिप्स होना चाहिए ऑस्ट्रियन। तो ऑस्ट्रियन ने बात की थी कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन। तो डुगिट ने बोला कि नहीं भाई, कमांड ऑफ सोवरेन नहीं होता है लॉ।
और इसी में इन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी डॉक्ट्रिन दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो देखो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशल क्रिएचर हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला इसीलिए जो रूल्स है या जो लॉ है वो विल ऑफ सोवरेन से अराइज नहीं होता है, बल्कि वो अराइज होता है फ्रॉम द नीड ऑफ मेंटेन कॉपरेशन एंड हार्मनी। देखो सॉलिडेरिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल सा, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो एकजुटता क्या हो गई हमारी, कॉपरेशन, हार्मनी। ठीक है, तो इनका सिंपल सा ये कहना था कि जैसे जो ट्रैफिक रूल्स है हमारे, मान लो रेड लाइट है, ठीक है, हम रेड लाइट पर रुकते हैं, जब रेड लाइट होती है तो हम लोग रुकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की कमांड है इसलिए नहीं, ये रूल है इसलिए नहीं, बल्कि हम अपनी कलेक्टिव सेफ्टी के लिए रेड लाइट पे रुकते हैं कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये होती है सोशल सॉलिडेरिटी। या कोविड के टाइम पे हम लोगों ने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग तो सबने की होगी, यहाँ पे हमने पब्लिक हेल्थ के लिए, टू सर्व पब्लिक हेल्थ, ये इसलिए किया। तो ये हमारी सोशल सॉलिडेरिटी है। और ये बोलते हैं अगर रूल्स सिर्फ बेनिफिट ऑफ द लीडर के लिए बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्फ्यू लगाया गया है पॉलिटिकल पर्पसेस से, तो वो ट्रू रूल नहीं है। इसीलिए इन्होंने ऑस्ट्रिन की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि लॉ सिर्फ कमांड ऑफ सोवरेन नहीं है बल्कि सोशल सॉलिडेरिटी है। तो देखो जो नेचुरल लॉ स्कूल है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ए प्रायरी प्रेपोजिशन। इसका क्या मतलब होता है, फ्रॉम दी अर्लियर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक डेफिनेशन, लेकिन उसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, किसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उनको नहीं ट्रू बोला गया है। नहीं आया ना समझ, सिंपल सा देखो, अगर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑल बैचलर all bachelors are unmarried man, ठीक है, अब हमने ये एक स्टेटमेंट दिया, अब हमें पता है ट्रू है, लेकिन हमें कैसे पता है ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो गया बैचलर, तो बैचलर ही ट्रूथ बता रहा है, यह किसी एविडेंस के बेस पे नहीं है, बट ये इस वर्ड, इस ट्रूथ के बेस पे हमने बता दिया है कि बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, बैचलर है तो अनमैरिड ही है, ये इसकी डेफिनेशन के बेस पे ट्रू हो गया है। और इसे हमने रियल लाइफ में चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है इसकी डेफिनेट, इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि बैचलर्स आर अनमैरिड मैन। और एक होती है हमारी, इसके एक अपोजिट होती है हमारी ए पोस्टरी प्रेपोजिशंस। ये वो वाली प्रेपोजिशंस होती है जो हम अपने ऑब्जर्वेशन या किसी एविडेंस के बेस पे प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये हम बोलते हैं, तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि भाई सुबह सूरज ईस्ट से ही निकलता है। अब क्लियर हो गया। तो जो हमारा नेचुरल स्कूल है वो एक प्रायरी प्रेपोजिशन पे बेस्ड है। जो हमारा नेचुरल लॉ स्कूल है उसका बिलीफ क्या है, उसका बिलीव है कि जो लॉ है वो नेचर, मोरालिटी और रीजन से आया है, ना कि सिर्फ ह्यूमन विल से आया है। डिवाइन लॉ के बारे में बात करता है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल। और ये स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेटमेंट कौन से स्कूल की है, जूडी स्टूडेंट्स की, तो ये याद रखना, ये नेचुरल लॉ स्कूल की स्टेटमेंट है कि लॉ इज इम्यूटेबल, इटर्नल, कांस्टेंट बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रूथ। ये हमारा नेचुरल लॉ स्कूल ने दिया था। और ये बोलते हैं कि अगर एक मैन मेड लॉ है और वो अगेंस्ट है नेचुरल लॉ के, तो वो लॉ अनजस्ट हो जाएगा, वो लॉ अनजस्ट है, उसको ओबे नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ओबेड। और देखो जो नेचुरल लॉ स्कूल है उसके जो थिंकर्स हैं
वो हमारे एशियन टाइम, मिडिवल टाइम, रेनेसा टाइम, इन सब में रहे हैं और सबके अलग अलग थिंकर्स हैं। जैसे जो हमारा एशियन टाइम में एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बारे में सबने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा इतना, बट नाम सबने सुना होगा एरिस्टोटल का। तो ये बोलते थे कि लॉ इज बेस्ड ऑन रीजंस, नेचर। तो मतलब जो ये स्कूल है, इसका सिंपल सा ये बिलीव है कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स, जो ह्यूमन नेचर में इनहेरिट है। और ये बोलते हैं, जैसे देखो हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल में पढ़ा, वहां पे क्या बोला था, सोर्स ऑफ लॉ सोसाइटी है। यहाँ ये बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ लॉ है वो गॉड है। और इस स्कूल का फादर कौन है? तो देखो, इस स्कूल के फादर है ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोशियस, ग्रोटियस कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इनको कंसिडर किया जाता है इस स्कूल का फादर, फादर ऑफ नेचुरल स्कूल। और इनकी बुक क्या है? द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अब हमने ऑस्ट्रिन की बुक पढ़ ली, रॉस्को पाउंड की पढ़ ली, एच.एल.ए. हार्ट की पढ़ ली, अब हम आए हैं ग्रोशियस की बुक पढ़ने। तो इनकी बुक थी द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। फिर हमारे आता है इमैनुअल कांट, जो नेचुरल स्कूल के जूरिस्ट है। तो देखो, जो इमैनुअल कैंट है या कांट है, ये हमारे जर्मन फिलोसोफर है। उन्होंने फोकस किया मोरालिटी, रीजन एंड लॉ पे। ये बोलते हैं कि जो लॉ और मोरालिटी है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, और जो लॉ है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी मॉरल ड्यूटी को। इन्होंने मॉडर्न थिंकिंग दी थी इस स्कूल को। और इनकी बुक थी, इनकी बुक का नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये इमैनुअल कांट की बुक का नाम था। और इनकी थ्योरीज हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी और कैटेगोरियल इंपेरेटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, वो ये कहती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिश करना चाहिए। ये पनिशमेंट की बात करती है। ये बोलते हैं क्रिमिनल मस्ट बी पनिश्ड बिकॉज ही डिजर्व्ड इट। भाई उसने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट दो। तो इनकी थ्योरी इस पे बेस्ड थी। और ये बोलते हैं जो पनिशमेंट है वो एक मॉरल ड्यूटी है टू रिस्टोर जस्टिस। अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हमें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और जो उनकी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की थ्योरी है वो बेस्ड है कि मोरालिटी एंड लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये बोलते हैं कि हमें ऐसे ही एक्ट करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि यूनिवर्सली लॉ एप्लीकेबल हो। देखो, अगर हम एक एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हमने चीटिंग कर ली, तो ये हमारा चीटिंग का जो एक्ट है, अगर सभी ऐसे करेंगे, अगर सभी चीटिंग करने लग गए हमारे इस एक्ट को देख के, तो फिर एग्जाम तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। ये थी इनकी थ्योरी। तो ये बस थ्योरीज के नाम याद कर लेना, इसकी थ्योरीज के नाम ही आते हैं, सच कुछ आएगा नहीं। मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ जाएगा ये बस। देखो, और एक नेचुरल स्कूल के जूरिस्ट थे फिश्ते, जोहान गॉटलिब फिश्ते, एक जर्मन नेम है, ठीक है, और ये जर्मन में ही प्रोनाउंस होगा। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो हमारा था 1762 टू 1814 तक का। और ये जर्मन फिलोसोफर थे, और ये इन्फ्लुएंस किससे थे? कैंट से। ये कैंट से इन्फ्लुएंस थे, और ये फोकस करते थे फ्रीडम, मॉरल ड्यूटी एंड लॉ पर। और ये मानते थे जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा लॉ है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मॉरल ड्यूटी। और यहाँ पे स्टेट का क्या रोल हो जाएगा? यहाँ पे स्टेट का रोल है टू इंश्योर दैट फ्रीडम इज रियलाइज्ड इन द सोसाइटी। और देखो, इनका एक डॉक्ट्रिन था, बट वैसे तो वो जर्मन लैंग्वेज में है, विजन शाफ्ट लहर। विजन शाफ्ट होता है जर्मन में साइंस या साइंटिफिक, और लहर को वैसे टीचर बोलते हैं, बट यहाँ पे नॉलेज बोला गया है। मतलब साइंटिफिक नॉलेज होता है विजन शाफ्ट, और लहर होता है टीचर। उन्होंने दिया था द डॉक्ट्रिन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज।
फिर हमारे आते हैं थॉमस एक्विनिस। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी पूछते हैं लोग जानबूझ के पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो थोड़ा पढ़ लोगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो यू विल एबल टू अटेम्प्ट। तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी लॉ की। इन्होंने फर्स्ट दी लॉ ऑफ गॉड, फिर नेचुरल, डिवाइन एंड ह्यूमन। सबसे पहले लॉ ऑफ गॉड है, फिर नेचुरल लॉ है, फिर डिवाइन लॉ है, फिर है ह्यूमन लॉ। ये 4 स्टेजेस दी थी। ये देखो यहाँ पे है लॉ ऑफ गॉड, सेकंड है हमारी नेचुरल, फिर डिवाइन और फिर हमारी ह्यूमन लॉ। फिर हमारा आता है जॉन लॉक के। जॉन लॉक के तो मतलब एलएलएम लेवल पे भी पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन के पेपर में है जॉन लोके के बारे में। और जिसने हिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन टाइम में, तो उन लोगों ने भी जॉन लोके के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बात करते हैं राइट्स ऑफ पीपल। तो ये बोलते हैं लोगों के पास राइट है टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और ये बोलते हैं जो राइट्स हैं, लाइफ टू राइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये किसी गवर्नमेंट से पहले ही एग्जिस्ट करते हैं या किसी भी लॉ से पहले एग्जिस्ट करते हैं। दीज राइट एग्जिस्ट बिफोर गवर्नमेंट और लॉ। और इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है जॉन लोके को, तो ये भी याद रख सकते हो, फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो इनका सिंपल सा बिलीव है कि जो इंडिविजुअल है वो बॉर्न ही होते हैं नेचुरल राइट्स के साथ। इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद द नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स इन्होंने क्या बोला, वो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। फिर इसमें हमारे एक और आते हैं, वो है रूसो। रूसो का टाइम पीरियड थे 1712 टू 1778। और ये फ्रेंच फिलोसोफर है, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और ये की थिंकर हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा, इस वीडियो क्लास में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे स्कूल ऑफ जूडिथ स्टूडेंट से रिलेटेड। देखो इन्होंने फोकस किया फ्रीडम, इक्वालिटी और कलेक्टिव विल पे। और इनका सिंपल सा बिलीफ था कि लॉ शुड बी एक्सप्रेस द जनरल विल ऑफ द पीपल, और इंडिविजुअल्स आर फ्री एंड इक्वल एंड द स्टेट एग्जिस्ट टू रियलाइज कलेक्टिव इंटरेस्ट, इंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। बस इतना था। फिर हमारा लास्ट स्कूल आता है रियलिस्ट स्कूल। देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है पीवाईक्यू में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब 3-4 ऑप्शन देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, तो वो हमारा रियलिस्टिक स्कूल है। तो याद रखना कि ये सोशियोलॉजिकल स्कूल की ही एक ब्रांच है। ये फोकस करता है कि हाउ लॉ एक्चुअली वर्क्स इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली लॉ कैसे वर्क करता है, एक्चुअली लॉ क्या है, कैसे वर्क करता है। जो रिटन कोड्स, वही हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसी की ये ब्रांच है, स्टडीज लॉज एट एज इट इज इन इट्स एक्चुअल वर्किंग एंड इफेक्ट्स। लॉ इज नथिंग बट अ जुडिशियल डिसीजन दैट जजेस मेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ कुछ नहीं है बल्कि एक जुडिशियल डिसीजन है जो जजेस बनाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी दे देंगे तुम्हें स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट कौन से स्कूल की है, तो स्टेटमेंट रियलिस्ट स्कूल की है। फिर इसको रियलिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके भी दे देते हैं कि कौन कौन से 2 पार्ट है। एक अमेरिकन रियलिज्म की बात करता है और उसकी बात करता है स्कैंडिनेवियन रियलिज्म की। देख लेना भाई इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। अब देखो स्कूल्स तो हो गए, अब हम बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा कुछ रह गया मिसलेनियस की, ठीक है। सबसे पहले है, ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2024 वाले में, आई थिंक। पर्सनैलिटी टर्म्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पर्सोनन। तो ये क्वेश्चन ये दिया था कि जो पर्सनैलिटी टर्म है इसका मतलब क्या होता है, जो ग्रीक वर्ड है। तो मास्क था ऑप्शन में, उसका आंसर ही मास्क है। और देखो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये हमने पढ़ लिया था, कैल्सन ने दिया है। लेकिन जो लस्की था उसने ये बोला कि जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है इट इज एन एक्सरसाइज इन लॉजिक नॉट लाइफ। मतलब लॉजिकली तो ठीक है बट ये लाइफ में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
फिर सेविग्नी का आता है कि सेविग्नी ने 2 टाइप के पोजेशंस दिए, कॉर्पस पोजेशन एंड एनिमस प्रोसीडेंटी। तो देखो ये दे देंगे कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है। तो जो कॉर्पस होता है इसका मतलब होता है फिजिकल पोजेशन, और जो एनिमस होती है इसका मतलब होता है मेंटल पोजेशन या इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन क्या है पोजेशन की, किसी चीज को पोजेस करने की। मतलब जो एक कॉर्पस पोजेशन होता है इसका मतलब होता है यू हैव फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, आपके पास फिजिकल ही वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो या लाइब्रेरी में बैठे हो और आपके पास एक बुक है, तो वो क्या बता रहा है, आपका फिजिकल पोजेशन। लेकिन एनिमस क्या होता है कि आपका इंटेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी से एक बुक लेते हो और आप ये सोचते हो कि ये आपकी अपनी बुक है, लेकिन वो आपकी बुक नहीं है। तो आपकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे। अगर आप किसी और की बुक उठाते हो तो आप ये सोचते हो इंटेंशनली कि मेरे को इसको इमीडिएट रिटर्न करना है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। हमेशा कॉर्पस पोजेशन है वही इनफ नहीं होता है, एनिमस भी जरूरी है। मान लो मेरे पास एक लाइब्रेरी की बुक है, जरूरी नहीं है कि वो मेरी ही है, सिर्फ वही इनफ नहीं है एक पोजेशन को साबित करने के लिए। फिर आ गया फ्राइडमैन। फ्राइडमैन ने थ्योरी किसने दिया था, फ्राइडमैन ने। छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स है बट ये आ जाती है डायरेक्ट पेपर में। पोलोक ने दिया था कॉमन लॉ इज अ कस्टमरी लॉ, ये इसकी स्टेटमेंट थी, जो कॉमन लॉ है वो कस्टमरी लॉ है। फिर सैलमन ने बोला, ये सैलमन की स्टेटमेंट थी, केस लॉ इज अ गोल्ड इन द माइंड, अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ द प्रीशियस मेटल टू द टन्स ऑफ यूजलेस मेटल, और कॉमन लॉ इज द जजमेंट लॉ, ये भी सैलमन का ही था स्टेटमेंट, और ये आया हुआ पीवाईक्यू में। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिर नेचुरल स्कूल, और फिर हमने रियलिस्ट स्कूल किया, उसके बाद हमने मिसलेनियस किए। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की और पीवाईक्यूज की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हु सेड लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन। तो ये किसने बोला था, ये हमारा बोला था ऑस्टिन ने। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि ऑस्टिन ने बोला है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, तो इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन। लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन, तो ये ऑस्टिन का है। फिर है द टर्म ग्रूननोम इज एसोसिएट, ये भी हमने पढ़ा था कि ग्रूननोम थ्योरी किसने दिया है, ग्रूननोम किसका है, तो ये तो सबको ही पता होगा, केल्सन। फिर है लॉ इज अ मीन्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज द व्यू ऑफ, ये हमने अभी पढ़ा है, जहाँ पे रॉस्को पाउंड ने क्या बोला है, जो मशीन है वो सोसाइटी है और जो इंजीनियर है वो जज और लॉ मेकर्स हैं। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, रॉस्को पाउंड की। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, देखो यहाँ पे कि कौन से स्कूल से रिलेटेड है। बैंथम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एनालिटिकल स्कूल से है, सेविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल का है, और जो ये होम्स है ये रियलिस्ट स्कूल का है। तो डी का हमारा है सेकंड, तो आंसर वुड बी फर्स्ट। द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, हमने कल पढ़े थे, एनालिटिकल स्कूल को ऑस्ट्रेनियन स्कूल बोलते हैं और इंपेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। Which jurist gave the concept of living law, ये हमने आज वाली ही वीडियो में किया था, तो ये एयरलिश ने बोला था। एयरलिश द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। लॉ इज अ सोशल फैक्ट नॉट एन एथिकल नॉर्म, तो ये किसने बोला है, ये हमारा बोला है एयरलिश ने। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट स्कूल द लॉ इज, देखो कमांड ऑफ सोवरेन, ये हमारा किसने बोला था, एनालिटिकल स्कूल ने। हमने पढ़ा था व्हाट कोर्ट एक्चुअली डू इन प्रैक्टिस, एक्चुअल वर्किंग ऑफ लॉ, ये बोला था। Who is considered as the founder of historical school, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो ये सेविग्नी है। Who among the following belongs to sociological school, ये हमने आज ही पढ़ा है सब सोशियोलॉजिकल स्कूल के। तो हमने इसमें पढ़ा है हार्ट, नहीं ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सैलमन नहीं पढ़ा, ब्लैकस्टोन नहीं पढ़ा, तो रॉस्को पाउंड पढ़ा था हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल में, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी भी दी थी। Who is the main proponent of functional theory of law, इसका आंसर वुड बी ए। द नेचुरल लॉ स्कूल एम्फेसाइजेस, तो नेचुरल लॉ स्कूल हमने आज पढ़ा है। विल ऑफ सोवरेन नहीं,
कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस, जुडिशियल डिसीजन, नहीं। आज हमने असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए। देखो, जब भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, तो बीच में बिकॉज लगा के देख लिया करो। मतलब ये है तो इसका रीजन ये है बिकॉज, तो उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैंने भी किसी वीडियो में देखा था जब मैंने अपना नेट दिया था। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी, लॉ डेवलप्स विद द स्पिरिट ऑफ पीपल। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था सेविग्नी के बारे में कि इसकी क्या क्या थ्योरीज थी। बिकॉज ही अपोज प्री मेच्योर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, तो ए वुड बी द आंसर। फिर है मैच द फॉलोइंग। ये तो हमने आज देखो, ऑस्टिन सबको पता है, एनालिटिकल स्कूल। ह्यूगो ग्रोटियस, ये नेचुरल स्कूल, ये भी हमने आज पढ़ा है। ड्यूगिट, ये हमने करा था सोशियोलॉजिकल स्कूल में, और ये हो गया रियलिस्टिक स्कूल। तो ए का सेकंड, फर्स्ट होगा इसका आंसर, ए का सेकंड। इसमें एक भी लगाओगे तो देखो आंसर आ रहा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का ऑस्टिन का एनालिटिकल स्कूल, ए आंसर। हेंस केल्सन प्रोपाउंडेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एकदम करेक्ट है। ही emphasizes द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। तो जब हमने लास्ट वीडियो में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किया था, तो हमने वहां पे यही डिस्कस किया था कि इस थ्योरी के अंदर क्या था, तो ये सेपरेशन की ही बात करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ बिलीव्स लॉ डेवलप विद द पीपल एंड इज फाउंड इन द कस्टम एंड ट्रेडिशन, एकदम करेक्ट है। सेवेग्नी ओपोज कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इन जर्मनी इन 19th सेंचुरी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। Which one of the following is not covered by the School of Jurisprudence? ये PYQ है। देखो, हिस्टोरिकल स्कूल हमने पढ़ लिया है, रियलिस्ट स्कूल पढ़ लिया है, सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ लिया है, लेकिन हमने कोई क्रिटिकल स्कूल तो पढ़ा ही नहीं है, तो यही होगा आंसर। According to John Austin, the law is command of sovereign backed by the sanction. ये तो ऑस्टिन ने बोला है। According to Austin definition of ownership, the attributes of ownership, देखो ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट ये स्टेटमेंट पीवाईक्यू में रिपीट हुई है और ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी ऑनरशिप की, ऑनरशिप के एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, क्या क्या दिए ऑस्टिन ने। तो सबसे पहले इनडेफिनेट यूजर होना चाहिए ऑनरशिप के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड और अनलिमिटेड ड्यूरेशन होना चाहिए। ये एक डेफिनेशन थी ऑस्टिन ने दी थी, वो हम अभी आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। Simon distinguished between possession in fact, possession in law. He treated possession in fact as, possession in fact होता है, वो होता है आपका actual physical control over a thing, और जो possession in law होता है वो होता है recognized and protected by the law। जो possession in fact है उसको सैलमन ने कंसेप्शन बोला है, कॉन्सेप्ट बोला है। मतलब ये एक लीगल आइडिया और एक कॉन्सेप्ट है जो हेल्प करता है टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पोजेशन एंड लीगल पोजेशन। कंसेप्शन इसका आंसर। फिर द टर्म प्रिफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज, ये भी पीवाईक्यू है, इज मांडटे। ये एक लैटिन वर्ड है मांडटे, जिसका मतलब होता है कमांड। So that's all for the video. Thanks for watching. और अगर लॉ से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।